सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम हमारे जो इतिहास का विषय है, इतिहास के विषय के अंतर्गत हम स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी की बातचीत कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जो महाजनपद हैं उन 16 महाजनपदों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। राजस्थान के कुछ प्रमुख जनपद थे, उन जनपद के बारे में बातचीत कर ली है। और अब इस जनपद के बाद जो शुरू होता था वो है वंश। जो वंश है तो उस वंश में हमारा जो वंश चल रहा है वो मौर्य वंश चल रहा है। और मौर्य वंश के अंतर्गत हमें 3 राजा पढ़ने हैं। उन 3 राजाओं में हमने चंद्रगुप्त के बारे में बातचीत कर ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसमें उनके जो सहयोगी, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था चाणक्य। इनका दूसरा जो नाम मिलता है वो विष्णुगुप्त भी मिलता है, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इनको। और नाम मिलता है कौटिल्य भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये इनका ही नाम है। तो इनकी गुरु की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश जो है वो कहां का था? मगध, जो महाजनपद हमने पढ़ा था, महाजनपद, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो जनपद रहा है वो मगध रहा है। ठीक है, जो भारत के, जैसे ये भारत का मैप में बता देता हूं आपको, यहां पर बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। मगध साम्राज्य कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बातचीत कर ली थी। दूसरा राजा जो है वो है बिंदुसार के बारे में बातचीत करनी है। और अशोक सम्राट के बारे में बातचीत करनी है, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये भारत का जो मैप है, ये भारत का मैप बन गया छोरा। ठीक है, भारत और मैप ध्यान रखना है छोरा आपको। तो ये जैसे यहां पर है मगध मतलब यहां पर बिहार। ठीक है, बिहार को ध्यान रखना है। यह मगध यहां पर स्थित है, मगध। ठीक है, बिहार की राजधानी आप सभी को पता है पटना, पाटलिपुत्र जिसे बोल देते थे, पाटलिपुत्र। ठीक है, वहां पर। ठीक है, और उस समय मगध की राजधानी भी मैंने आपको महाजनपदों में बताई थी, राजगृह, या उसे हम गिरिब्रिज बोलते हैं। ठीक है, उस समय राजधानी थी। ठीक है, प्रारंभिक भारत की बात कर रहे हैं उस समय। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छी तरह से जानकारी उनके बारे में हमने देख ली थी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनका जो समय रहता है, उनके समय के बारे में जैसे मैंने बताया था कि 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व इनका समय रहता है। ईस्वी पूर्व ध्यान रखना है, क्योंकि ये जैसे स्केल होता है, स्केल पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व, इधर वाला ईस्वी पूर्व होता है, ये मैंने बताया था। और इधर वाला ईस्वी होता है। अभी 2020 ईस्वी चल रहा है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जीरो के पास पहुंच रहे हैं, 298। अब बिंदुसार का समय आता है। बिंदुसार का समय क्या आता है, आप इधर ध्यान से देखना है, इसको समझना है। इसके बाद अपनी कॉपी में इस तरह से उतार देना है कि मौर्य वंश 3 राजा पढ़ने हैं हमें। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक के बारे में। तो बिंदुसार जो है, बिंदुसार का जो समय रहता है वो 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व, ये इनका समय रहेगा। ठीक है, इसके बाद अशोक आ जाता है। अशोक का समय भी हम साथ में लिख देते हैं। अशोक का जो समय रहता है वो 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व रहता है। ठीक है, ये इनका समय है। तो ये समय आपको ध्यान इतना रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें कि 322 से लेकर 298 ध्यान रख गया, तो 273, 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व। और कई पुस्तकों में ऐसा भी दे रखा है, यहाँ पर 273 भी दे रखा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक में 272 दे रखा है, तो हम 272 ही लिखेंगे। तो ये हम बातचीत कर रहे हैं मौर्य वंश के। अब दूसरे शासक बिंदुसार की बातचीत करेंगे और थोड़ा साथ साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको लेकर भी थोड़ी सी बातें, जो अनसुनी जो रह जाती हैं बातें, उन बातों को भी हम लिख देंगे। जो बातें रह जाती हैं उनको हम समझ लेंगे साथ साथ में। देखिए इधर
सबसे पहले हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इनका समय जो रहता है वो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व रहता है। इनका समय ये रहता है और इनको भारत के मुक्तिदाता भी कहते हैं। भारत के मुक्तिदाता सम्राट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इनके समय में हमने देखा था कि यूनानी जो शासक है, वो यूनानी जो शासक है वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और इनके समय जो राजदूत, मतलब चंद्रगुप्त के समय यूनानी जो शासक है सेल्यूकस निकेटर, उसने एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त दरबार, राजदूत जो दरबार में था चंद्रगुप्त मौर्य के, वो कौन था? उसका नाम है मेगस्थनीज। जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक को ध्यान रखना है, पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सी बातें यहां पर बताई गई है इंडिका पुस्तक में। तो चलिए अब हमारा दूसरा शासक जो आता है वो आता है बिंदुसार। कौन सा आता है? बिंदुसार। ये तो पहला शासक था जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको, लेकिन कुछ बातें यहां पर थी जो वापिस बता दी है। बिंदुसार दूसरा शासक है हमारा। बिंदुसार का जो समय रहता है वो आपको 298 से लेकर 272 ईस्वी पूर्व, इतना ध्यान रखना है, ठीक है, 298 से 272 ईस्वी पूर्व। अब देखो बिंदुसार किसका पुत्र है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया। और क्या है? उत्तराधिकारी। राजा के बाद उसका बेटा वो क्या गद्दी संभालेगा, ठीक है, तो उत्तराधिकारी। और उसका पुत्र कौन है? पुत्र है बिंदुसार। किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, ठीक है। इन्हें अब जो बिंदुसार है, इनका नाम बिंदुसार क्यों है? तो देखिए, अब ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के समय उनके मुंह पर कहीं तरह से डॉट डॉट के निशान, जो बिंदु बिंदु होते हैं ना, उसी के आधार पर इनका नाम बिंदुसार रख दिया था, ठीक है। इन्हें भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, इन्हें भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कहते हैं। किन्हें? बिंदुसार को, ठीक है। बिंदुसार को भारत का पहला सिजेरियन सम्राट का मतलब होता है कि जैसे डिलीवरी जैसे टाइम होता है, उसमें बच्चों को ऊपर पेट से लिया हुआ बच्चा, मतलब पहला ऐसा सम्राट है जिसे पेट से लिया गया था, ठीक है, तो उसे कहते हैं सिजेरियन सम्राट, ठीक है, भारत का पहला सिजेरियन सम्राट। अब बिंदुसार के दो पुत्रों के नाम ध्यान रखने। दो पुत्र हैं, वो हैं अशोक और सुशील। लेकिन बिंदुसार के वैसे तो कितनी पत्नियां? 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। 101 क्या थे? पुत्र थे। तो अशोक के जो भाई थे वो 100 भाई थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये इनके बारे में बातचीत हम अशोक के समय करेंगे। ये अब देखो, यहाँ तो दो ही आपको ध्यान रखना है। बिंदुसार के समय ये दोनों को इन्होंने क्या किया था? बिंदुसार ने अशोक और सुशील को क्या किया था? दो तक्षशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला गांधार की राजधानी हमने देखा था। तो उसमें क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। तो सबसे पहले बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था, इसके बाद सुशील को भेजा था। जब विद्रोह हो गया था वहां पर तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, उस समय भेजा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉर्मल सी बातें हैं। अशोक और सुशील क्या है? बिंदुसार के पुत्र थे। अब देखो, एक बात और ध्यान रखनी है। अभी जो ये बिंदुसार है, अब बिंदुसार को आपकी पुस्तक में क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। यूनानी जो लेखक हैं, कौन से लेखक? यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस या बोलते हैं अमित्र घात, इनकी संज्ञा दी है, ठीक है, इसकी उपाधि दी है अमित्रोचेटस या अमित्र घात, जिसका मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का
नाश करने वाला सम्राट, नाश करने वाला सम्राट कौन सा है? बिंदुसार। ठीक है, सिजेरियन सम्राट अमित्रोचेटस या अमित्रघात किसने कहा? यूनानी लेखकों ने। लेकिन एक बात यह भी है, वायु पुराण के अनुसार, यहां लिख लेता हूं मैं, वायु पुराण के अनुसार इनका जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है भद्रसार। क्या मिलता है? भद्रसार इनका नाम मिलता है। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। जैन ग्रंथों के अनुसार क्या मिलता है इनका नाम? चलो मैं यहां अब थोड़ा इस चंद्रगुप्त मौर्य को मिटा देता हूं, ऊपर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, बिंदुसार चल रहा है हमारा। तो देखते रहिए आप और लिखते रहिए, कॉपी पेन साथ साथ में रखते रहिए। देखिए, ठीक है, ये जो है जैन ग्रंथ के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है सिंहसेन। क्या मिलता है? सिंहसेन। ठीक है, पहला तो क्या मिलता है? अमित्रोचेटस या अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला सम्राट, जिसका यूनानी लेखकों ने उल्लेख किया है। पुराण जो वायु पुराण है उसमें जो मिलता है वो भद्रसार मिलता है, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन मिलता है। क्या मिलता है नाम? सिंहसेन मिलता है। किसका? बिंदुसार का। और क्या बातें हैं इनके बारे में वो देख लेते हैं। बिंदुसार के समय, अब जो ये बिंदुसार है, शासक है, उनके समय भी यूनानी शासक था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने यूनानी शासक देखा था, ऐसे ही शासक यहां भी है। यूनानी शासक उस समय कौन सा था? यूनानी शासक का नाम है एंटीयोकस। एंटीयोकस प्रथम ये शासक था। ये ध्यान रखना है, एंटोयोकस या एंटीयोकस, कुछ भी आप ध्यान रखें। एंटीयोकस या एंटोयोकस, चलो एंटी कर देते हैं, एंटीयोकस प्रथम। ठीक है, यूनानी शासक था। लेकिन उस समय फिर इन्होंने भी क्या भेजा? राजदूत भेजा। क्या भेजा? राजदूत। किसके दरबार में जाएगा राजदूत? बिंदुसार के दरबार में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, जिसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इंडिका लिखी थी। तो उसी प्रकार बिंदुसार के दरबार में भी राजदूत आएगा, जो कौन भेजेगा? एंटीयोकस प्रथम भेजेगा, और उस राजदूत का नाम क्या रहेगा? डाइमेकस। डाइमेकस। और यहां पर बात क्या ध्यान रखनी है डाइमेकस के बारे में? भारत में आने वाला दूसरा राजदूत, भारत में आने वाला दूसरा राजदूत कौन सा है? डाइमेकस। ये हो गया भारत में आने वाला दूसरा राजदूत। और क्या बता रखा है किताब के अनुसार कि जो बिंदुसार है उसके समय, देखिए यहां लिख लेते हैं, अब जगह नहीं बचती है तो ये नीचे लिख लेते हैं। आपको लिखते रहना है, साथ साथ में ऐसे ही लिखते रहना है, और तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में समझते रहें बिंदुसार को। अब क्या मिलता है दूसरी बात कि मिस्र जो देश है, मिस्र देश कहां का देश है? अफ्रीका का सुना होगा नाम, उसमें मिस्र के बारे में सुना होगा, मिस्र के पिरामिड। ठीक है, यहां से मिस्र से भी संबंध थे। तो उस समय मिस्र से वहां का जो नरेश मतलब क्या होता है? राजा। ठीक है, नरेश, कौन सा नरेश था वहां का? फिलाडेल्फस। क्या नाम है उसका? फिलाडेल्फस, जिसको हम मेली द्वितीय भी कहते हैं। मेली द्वितीय जो आपकी पुस्तक में दे रखा है वही लिखवा रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है आपको। फिलाडेल्फस मेली द्वितीय। ठीक है, और उस समय डियानीसियस राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था, ये बात लिख देनी है। बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इस तरह से आपको बिंदुसार के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कोई बात आपको नहीं देखनी है। ठीक है, ये बिंदुसार हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है। देखिए बिंदुसार के बारे में मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले बिंदुसार जो है वो 298 से 272 ईस्वी पूर्व इसका समय रहेगा। ठीक है, बिंदुसार को भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कहते हैं।
बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। ठीक है, 2 पुत्रों का नाम ध्यान रखना है, अशोक और सुशीम। अशोक और सुशीम, जिन्हें उन्होंने तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था वहां पर पहले अशोक को भेजा, फिर सुशीम को भेजा। और बिंदुसार के बारे में एक बात यह ध्यान रखने की, पूरे जो दक्षिण भारत है, सुदूर दक्षिण है, सुदूरवर्ती जो दक्षिण है उसको इन्होंने जीत लिया था। दक्षिण भारत को जीत लिया था, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, भारत को जीत लिया था। और इसके बाद इनके दरबार में जो यूनानी शासक था वो था एंटीयोकस प्रथम, यूनानी शासक उस समय जो था यूनान में। और राजदूत जो है था वो डायमेकस आया था, भारत में आने वाला दूसरा राजदूत। पहला कौन सा आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज। कौन सा था? मेगस्थनीज। ठीक है, भारत में आने वाला दूसरा। बिंदुसार को भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कहते हैं, ऊपर पेट से लिया हुआ बच्चा था बिंदुसार, और इनके मुंह पर डोट डोट थे, तो जिसके कारण इनको बिंदुसार भी कहते थे। ठीक है, और क्या बात बताई, जैन ग्रंथों में इन्हें सियसेन कहते हैं, और बिंदुसार को अमित्रोचेटस भी कहते हैं। यूनानी लेखक क्या कहते हैं? अमित्रोचेटस या अमित्रगात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला सम्राट भी कहते हैं। और जो वायु पुराण में इनको क्या कहते हैं? भद्रसार कहा जाता है। तो इतनी बातें बिंदुसार के बारे में आपको ध्यान रखनी है और इतनी बातें आपको कॉपी में लिख लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बिंदुसार खत्म हो गया। अब तीसरा शासक आता है हमारा अशोक। अशोक भी कौन सा अशोक? चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अब तीसरा शासक देखना है हमें, और तो वो बहुत ही शक्तिशाली शासक ही होगा, और आप सभी ने नाम से सुन ही रखा है, अशोक। क्या नाम है उसका? अशोक नाम है। अशोक भी कौन सा? चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, इनका जो समय रहता है, समय को आपको ध्यान रखना है। अशोक का समय 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व, ये इनका क्या है? समय रहा है। ठीक है, सम्राट अशोक का समय है ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिख लीजिए साथ में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का समय 273 से 232 ईस्वी पूर्व रहा है। ठीक है, आगे देखो, अशोक का मतलब क्या होता है? दुख से रहित सम्राट। दुख इनको है ही नहीं, दुख से रहित। अशोक का मतलब क्या होता है? दुख से रहित जो है वो कौन सा है? अशोक है हमारा। ठीक है, आगे देखो, आगे किताब के अनुसार क्या दे रखा है कि जो अशोक है उन्हें जैन अनुश्रुति में अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। देखिए अशोक ने क्या किया था, जो बिंदुसार है ना, बिंदुसार कौन से हैं? इनके पिताजी, पिता कौन हो गए? बिंदुसार हो गए, अशोक के पिता बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन सा है? अशोक है। ठीक है, बिंदुसार ये चाहते थे कि उत्तराधिकारी, उनके बाद जो उत्तराधिकारी जो बनेगा वो कौन बनेगा? सुशीम बनेगा। ये किसके कहने पर बताया इन्होंने? उनकी एक पत्नी थी, उनके कहने पर उन्होंने ये चाहा था कि सुशीम गद्दी पर बैठे। लेकिन अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध काम किया। इच्छा के विरुद्ध वो क्या बन गए? शासक बन गए। इच्छा के विरुद्ध कौन बन गए? अशोक बन गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, अब ये जो अशोक है उनका नाम अशोक कहां से मिलता है? अशोक का नाम अशोक कहां से मिलता है? तो दक्षिण भारत में मास्की तथा दूसरा जो है वो क्या है? गुज्जरा से अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक ही मिलता है। ठीक है, और मास्की से दूसरा नाम क्या मिलता है? बुद्ध शाक्य भी मिलता है। ये भी ध्यान रखना है, बुद्ध शाक्य। मैं आपको बताऊंगा कि अशोक मौर्य ने जो है, अशोक जो सम्राट है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। पहले वो धर्म कौन से अपनाते थे? शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को मानते थे, शिव की उपासक थे वो। लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एक बात याद बता देता हूं मैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य जो जिस धर्म को मानते थे वो कौन सा धर्म था? जैन ग्रंथ था। ठीक है,
उन्होंने अपने शरीर का त्याग भी सलेखना पद्धति से किया था। शरीर का त्याग अंतिम रूप से किया था ना इन्होंने स्वर्ण बेल गोला में, वो किया था सलेखना पद्धति से किया था। मतलब शरीर खाए पीने बिना अपने शरीर का त्याग कर देना क्या कहलाता है? सलेखना पद्धति कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये जैन ग्रंथ से संबंधित थे। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय इन्होंने अपनाया था। जीवक संप्रदाय इन्होंने अपनाया था, आजीवक संप्रदाय। और बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? अशोक ने। ठीक है, ये बात देखते हैं हम अभी। चलो एक बार इतना आप नोट कर लीजिए कि बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में। इच्छा के विरुद्ध इन्होंने शासक बन चुके थे। और दक्षिण भारत में मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और मास्की में बुद्ध शाक्य भी मिलता है। और देखो इनको अशोक को क्या कहा जाता था? और देवना प्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवना प्रिय भी कहा जाता था। और किताब में क्या दे रखा है? देवना प्रियदस्ती। देवना उनका नाम क्या मिलता है? देवना प्रियदस्ती भी मिलता है। देवना प्रियदस्ती भी मिलता है। ठीक है, ये भी नाम लिख दो आप। देवना प्रिय और देवना प्रियदस्ती भी नाम मिलता है। किसका? अशोक का नाम मिलता है। और अब देखो, अब अशोक का क्या होता है? अशोक जो है उनका जो अब ये जो भारत देश है, हमारा ये भारत देश है और हम बात कर रहे हैं किसकी? मगध की बात कर रहे हैं। और मगध में तीसरा शासक किसकी बात कर रहे हैं? अशोक की। तो अशोक का जो क्षेत्र है वो पूरे इतने भागों में फैला हुआ था। ठीक है, ये पूरा भाग किसका था? अशोक का था। ठीक है, अशोक ने अफगानिस्तान का बड़े क्षेत्र, पूरा बड़ा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता था, मगध के अंतर्गत। ठीक है, और अब देखो बात और क्या मिलती है। अशोक ने विवाह किया था विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया था। किसकी राजकुमारी थी? विदिशा की राजकुमारी। विदिशा एक जगह है, उसकी राजकुमारी से क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, विवाह करने के बाद उनकी एक पुत्री थी और उनका एक पुत्र भी था। पुत्री जो नाम है वो नाम है संघमित्रा। पुत्री का क्या नाम है? संघमित्रा। और पुत्र जो है वो उनका नाम क्या है? महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, महेंद्र। और इन दोनों को तो किताब में नहीं दे रखा है, इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी भेजा था। ठीक है, राजा का काम क्या होता है? एक तो धर्म का प्रचार प्रसार करना, साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। इनका काम यही रहता था, साम्राज्य का विस्तार करो, कैसे भी करके भाई अपना साम्राज्य अच्छा बड़ा होना चाहिए, धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिस धर्म को मान रहे हैं उसका। ठीक है, ये बातें थी। अब देखो आगे क्या मिलता है कि अशोक का विवाह, अब जो ये विवाह राजकुमारी से हुआ था उस राजकुमारी का नाम कारुबाकी मिलता है। क्या मिलता है? कारुबाकी नाम मिलता है। ठीक है, ये तो अशोक के बारे में नॉर्मल जानकारियां हैं। दुख से रहित सम्राट, पिता बिंदुसार, उत्तराधिकारी सुशीम को बनाया जाता था, लेकिन इच्छा के विरुद्ध कौन शासक बन गया? अशोक बन गया। ठीक है, दक्षिण भारत में मास्की तथा गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें मास्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है और बुद्ध शाक्य भी मिलता है। इसको देवना प्रिय और देवना प्रियदस्ती भी कहते हैं। ठीक है, विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया था अशोक ने, पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था, जिसमें पुत्री है संघमित्रा और पुत्र कौन सा है? महेंद्र है। ठीक है, आगे देखो अब क्या होता है। अब आगे ये दे रखा है कि राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, चलो ये इतना मिटा देते हैं हम। अब राज्याभिषेक के 7वें वर्ष देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ठीक है, किसने? अशोक ने क्या किया है वो देखना है हमें। अब इनका 7वां वर्ष, राज्याभिषेक क्या होता है और राज्यारोहण क्या होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। राज्याभिषेक क्या होता है और राज्यारोहण क्या होता है। देखिए, राज्यारोहण, रोहण का मतलब क्या होता है? अब राजा बन रहा है, धूमधाम से क्या मनाएंगे हम? उत्सव मनाएंगे, रोहण करेंगे। रोहण का मतलब क्या होता है? उत्सव। ठीक है, राज्यारोहण करेंगे, राजा गद्दी पर बैठेगा। अब उसका धूमधाम से तिलक लगाकर क्या करेंगे? राज्यारोहण करेंगे। और राज्याभिषेक
राज्याभिषेक का मतलब होता है उस गद्दी पर वो शासक क्या है, बैठ गया है। बैठने की जो रीति है, राजगद्दी पर बैठने की रीति, राजगद्दी पर बैठने की क्या है, रीति है। और फिर रीति को अपनाएगा। अब गद्दी पर बैठ तो गया है शासक, अब उसको क्या करना पड़ेगा, प्रजा के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, प्रजा की किस प्रकार से रक्षा करनी है, उस सब का काम इस राजगद्दी पर बैठने के बाद हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा, अशोक का। अब राज्याभिषेक हो गया। अब राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, 7वें वर्ष की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 7वां वर्ष हम ऐसे गिनेंगे 273 से 272 और ऐसे गिनेंगे 72, 71, ठीक है, 70। तो राज्याभिषेक के कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं हम, 7वें वर्ष की बात कर रहे हैं। 7वें वर्ष मतलब 260 ईस्वी पूर्व, 260 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। अब 7वें वर्ष में गद्दी पर बैठ गए। अब किया क्या इन्होंने वो देखते हैं। तो 7वें वर्ष में इन्होंने क्या किया, कश्मीर का जो भाग है, ये भारत का जो हमको पता ही है, कश्मीर वाला जो भाग है, कश्मीर और खोतान एक जगह है, वहां पर खोतान पर क्या है, वहां इनको जीतकर इस पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। मगध साम्राज्य में इसको क्या कर लिया, जीतकर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य में मिला दिया, मगध साम्राज्य में मिला दिया, इसको मगध साम्राज्य का अंग बना लिया कश्मीर और खोतान को। ये 7वें वर्ष में किया है इन्होंने। ठीक है, ये हो गई 7वें वर्ष की बात। अब बात करते हैं 8वें वर्ष में क्या किया। 8वां वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में क्या किया, देख लीजिए। 261 ईस्वी पूर्व में क्या किया, कलिंग पर आक्रमण। किस पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। कब किया कलिंग पर आक्रमण, 261 ईस्वी पूर्व में। कौन से वर्ष, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, 8वें वर्ष में किया। कौन सी ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में। किस पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर, कलिंग। कलिंग कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर। वहां पर कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया। किसने किया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। अब क्या होता है वहां पर देखो, उस समय अब जब आक्रमण किया उस समय वहां पर भी कोई शासक होगा, तो उस शासक का नाम क्या मिलता है, नंदराज मिलता है। क्या मिलता है, नंदराज मिलता है। और ये नंदराज जो मिलता है शासक का नाम, वो कौन से अभिलेख से मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, गुम्फा अभिलेख से मिलता है। किसका नाम मिलता है, नंदराज की बात कर रहे हैं हम। हाथी गुफा अभिलेख से इनका नाम मिलता है। कलिंग पर आक्रमण किया, किसने किया, अशोक ने किया। चलो अब आगे देखते हैं। अब कलिंग के युद्ध में ऐसा क्या हुआ, तो कलिंग के युद्ध में जब युद्ध लड़ रहे थे, तो कलिंग के युद्ध में अशोक के द्वारा, अशोक और उसकी सेना के द्वारा 1 लाख लोगों को मार गिराया। 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोग वहां पर मारे गए। कितने, 1 लाख लोग वहां पर मारे गए। तब अशोक ने वहां पर उस मैदान में देखा कि चारों तरफ खून से लथपथ सभी 1 लाख इतने लोग मरे हुए देखे उसने। तो उसके अंदर ऐसा हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ऐसा कैसे पाप कर दिया, ऐसा हो गया उसके मन में। तो तब से उसने क्या कर दिया, शस्त्र जो है उसको छोड़ दिया। अब किसी पर शस्त्र किसी से वार, किसी पर वार नहीं किया जाएगा। शस्त्रवार उसने छोड़ दिया और उसने कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। पहला धर्म कौन सा था, शैव धर्म था। कौन सा धर्म था, शैव धर्म। और बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म मतलब यहाँ पर शैव धर्म क्यों अपनाया, और बौद्ध धर्म शिव का पुजारी, शिव का उपासक था पहले, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। मतलब भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर धम्ब घोष का मार्ग अपना लिया। धम्ब घोष का मार्ग अपना लिया। ये बात ध्यान रखनी है आपको अशोक के बारे में। ये 8वें वर्ष में हुआ है। ठीक है, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में, 8वें वर्ष में हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले ये शैव धर्म है, शैव धर्म से था ऐसी जानकारी कलहण, ये लिख लेना है। कलहण की राजतरंगिणी से इसके बारे में मिलता है कि जो अशोक था वो शैव धर्म से था। कलहण की राजतरंगिणी से ऐसी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, और देखो जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था
तो बौद्ध धर्म जो अपनाया था उस समय इनको दीक्षा किसने दी थी, दीक्षित किसने किया था? अब दीक्षित किसने किया था वो देख लीजिए इधर, इनको दीक्षित करने का काम किसने किया था वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं बचती है तो हम थोड़ा इनको मिटा कर लिख लेते हैं। आपको वीडियो को आप वापिस पीछे देखकर उसको लिख लेना है, पहले लिख लेना है, इसके बाद साथ साथ में चलना है क्रम के साथ, ठीक है। बौद्ध धर्म को इनसे मतलब इनको दीक्षित किसने किया था? तो दीक्षित करने का काम किया था दो व्यक्ति थे, उनका नाम है श्रमण निगोध, श्रमण निग्रोध, और दूसरा था उपगुप्त, ठीक है। इनके द्वारा इनको दीक्षित किया था और इन्होंने क्या किया, शस्त्र छोड़ दिया, शस्त्र का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब से कभी किसी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये मार्ग, कौन सा मार्ग अपनाया? धम्ब का मार्ग अपना लिया। कौन सा मार्ग अपना लिया? धम्ब का मार्ग। अब धम्ब के बारे में हम देखेंगे, अच्छी तरह से डिटेल के साथ देखेंगे धम्ब के बारे में, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है। अब ये तो था ही, अब 10वें वर्ष में क्या हुआ, ये तो धम्ब के बारे में और ये 8वें वर्ष के बारे में देख लिया। अब 10वें वर्ष में, कौन से राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में क्या हुआ? 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया, 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी और कपिल वस्तु की धम्ब यात्रा की, मतलब लुम्बिनी की क्या की? धम्ब यात्रा करना शुरू कर दिया। राजा क्या बन गया? एक सन्यासी बन गया। इस तरह से बन गया कि वो घूमने लग गया और किसकी यात्रा करनी शुरू कर दी? धम्ब की यात्रा करना शुरू कर दी और लोगों को भी समझाने लगा कि आप धम्ब का मार्ग अपनाइए, ठीक है। ये कौन समझाने लग गया? हमारा जो शासक है अशोक। कौन समझाने लग गया? अशोक समझाने लग गया, ठीक है। अब देखो आगे, भेरी घोष के स्थान पर वो कर दिया, वो चलो देख लिया। अब इनके बारे में एक बात और है, इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण भी किया था। गुफाओं का निर्माण किया था। उन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। पहला जो पुस्तक में दे रखा है वो कौन सा है? सुदामा। दूसरा जो दे रखा है, दूसरा कौन सा है? चापार। तीसरा जो है वो कौन सा है? उसको भी लिख लेना है आपको, विश्व झोपड़ी। और चौथा जो है वो है कर्ण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 हैं, ठीक है। इन चारों को ध्यान रखना है कि अशोक के द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। और एक बात ऐसी भी मिलती है कि ये जब कहीं पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहीं भूमि कर उन्होंने लगा रखा था, तो वो 1/6 लगा रखा था, उसके स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया? 1/8 कर दिया। ये बात भी आपको नॉर्मल जानकारी रखनी है। तो इस तरह से अशोक के बारे में जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने देख ली है। अब हम धम्ब का मार्ग अपनाएंगे, हम भी अशोक के पीछे धम्ब यात्रा करेंगे। तो नेक्स्ट हम धम्ब की यात्रा शुरू करते हैं।